हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट करिए। ये है टेस्ट नंबर 39, ठीक है। इसके पहले 38 टेस्ट हो चुका है, तो उसको जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और इस समय सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ये क्लास। चलिए शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और हंगुल परियोजना। चलिए बताइए। कुट का प्रयोग करके आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है और आंसर करिए। तो चलिए मैं इसका टाइम कर देता हूँ। जैसे कि बाघ बाघ परियोजना कब हुआ था? ये हुआ था 1973, 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। हाथी परियोजना, तो हाथी परियोजना की शुरुआत हुआ था 1992 में। और हंगुल परियोजना, देखिए हंगुल परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा ये विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की सहायता शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 1970 में। तो अब तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तीसरा वाला आएगा, तो यहाँ ये हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, और उसके बाद क्या आएगा? 73 आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 1, 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, और दूसरा है भूरा कार्बन जैविक पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है। एंड तीसरा, ब्लैक कार्बन के विपरीत भूरे कार्बन की अवशोषण क्षमता अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, या तो तीनों। तो ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, पहला कथन सही है। दूसरा है भूरा कार्बन जैविक पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है ब्लैक कार्बन के विपरीत भूरे कार्बन की अवशोषण क्षमता अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, तो तीसरा भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लास्टिक ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह वह बिंदु है जब प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा वैश्विक प्रबंधन क्षमता से अत्यधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण होता है। दूसरा है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया जाता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? यह वह बिंदु है जब प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा वैश्विक प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसे WHO द्वारा जारी किया जाता है, तो ये कथन गलत है। क्यों? कौन करता है जारी? तो देखिए प्लास्टिक ओवरशूट डे प्रतिवर्ष नीदरलैंड स्थित पर एक गैर सरकारी संगठन अर्थ एक्शन द्वारा जारी किया है। क्या है? अर्थ एक्शन है। अर्थ एक्शन कहाँ की? नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए। आभूषण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कागज और लुगदी उद्योग, चीनी उद्योग। उपयुक्त उद्योगों में से कितने स्वच्छंद उद्योग हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। चीनी उद्योग तो देखिए इसमें गैर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। कागज और लुगदी भी इसमें गैर हो जाएगा। स्वच्छंद देखिए जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण मतलब दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे।
अग्नि चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पातालीय चट्टानों का निर्माण मैग्मा से होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता है, जबकि ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण लावा से होता है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट ठंडा होता है। दूसरा है, पाताली चट्टानों में सामान्यतः बड़े क्रिस्टल होते हैं, जबकि ज्वालामुखी चट्टानों में क्रिस्टल छोटे अथवा अनुपस्थित होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए, पहला है, पताली चट्टानों का निर्माण मैग्मा से होता है जो पृथ्वी की सतह के ठंडा होता है, जबकि ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण लावा से होता है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट होता है। पहला कथन सही है। दूसरा है, पताली चट्टानों में सामान्यतः बड़े क्रिस्टल होते हैं, जबकि ज्वालामुखी चट्टानों में क्रिस्टल छोटे अथवा अनुपस्थित होते हैं। दूसरा भी कथन सही है। ये दोनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अर्जेंटीना विश्व के 2/3 प्लेटिनम का उत्पादन करता है। एंड दूसरा, इंडोनेशिया विश्व का लगभग आधा निकेल उत्पादित करता है। कितने कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 6, तो कह रहा है अर्जेंटीना विश्व के 2/3 प्लेटिनम का उत्पादन करता है। पहला कथन गलत है। क्यों? देखिए, जो इसमें लावा है, अर्जेंटीना की बात किया हुआ है, कह रहा है कि 2/3 उत्पादन करता है प्लेटिनम का। तो यहाँ पर 2/3 न होकर यहाँ पर आधा होगा। देखिए, इंडोनेशिया जो है, अर्जेंटीना भी नहीं, इंडोनेशिया विश्व के कुल निकल उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करता है। वही इंडोनेशिया ने कीमतों का इतना कम कर दिया है कि अधिकांश अन्य उत्पादक घाटे में कार्य कर रहे हैं। वही 2023 में देखेंगे तो इंडोनेशिया की वैश्विक खनन उत्पादन 51% और वैश्विक निकल भंडार में 42% से हिस्सेदारी थी। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा कथन जो है ये सही है और पहला इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक है, अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा गलत है? ये गलत है ना, तो एक गलत है, एक लगा देंगे। 7 नंबर देखेंगे, भारत की भूमि उपयोग प्रतिरूप पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 150 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है। दूसरा कथन है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहरें हैं। एंड तीसरा, देश का कुल शस्य क्षेत्र 200 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन या तो एक, दो, तीन? कह रहा है भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 150 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है। तो देखिए, 2023 का डाटा अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल 140 मिलियन हेक्टेयर था। तो अधिक कहाँ हो गया? कम ही है ना। पहला कथन गलत है। दूसरा है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहरें हैं। तो देखिए, भारत में सिंचाई की होती है वो नलकूपों से होती है। 39 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई जो होती है नलकूप से होती है। ये दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है, देश का कुल शस्य क्षेत्र 200 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है। जो तीसरा सही है। तो क्या लगाएंगे? ओनली 3 लगा देंगे। चलिए, 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती उपयुक्त में से कितनी नदियां भारत में कर्क रेखा को पार करती हैं?
तो इसमें कौन कौन सी करती हैं? इसमें करती हैं आपकी माही और सरस्वती। नर्मदा और तापी हटा दीजिए, ठीक है? नर्मदा और तापी नहीं रहेगा, साबरमती और माही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए 9 नंबर है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों पर विचार कीजिए। सिपकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, बनिहाल दर्रा। उपयुक्त दर्रों में से कितने भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल में है। नाथुला कहाँ पर है? नाथुला देखिए चीन को जोड़ता है, सिक्किम में है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर? बनिहाल तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? तो केवल एक ही सही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, सिपकीला दर्रा, ये जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, नार्वेस्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये संध्या के समय उत्पन्न होने वाले भयंकर तड़ित झंझा है जिनके साथ तेज पवनें चलती हैं तथा ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान पूर्वी भारत को प्रभावित करते हैं। एंड दूसरा, ये गर्मी से राहत प्रदान करके तथा जूट और धान जैसी खरीफ पूर्व फसलों को लाभ पहुंचाकर कृषि पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो चलिए दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट से अधिक है। दूसरा कथन है, स्थापित और विद्युत उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट से कम है। तीसरा, देश में सबसे अधिक संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक, दो, तीन? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत की कुल विद्युत क्षमता उत्पादन 500 गीगावाट से अधिक है। पहला कथन गलत है। भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 452 गीगावाट तक पहुंच गई है। 452, उससे अधिक नहीं हुआ है अभी। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा समग्र विद्युत मिश्रण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, स्थापित सौर विद्युत उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट से कम है। तो ये सही है। देखिए इस समय कितना है, 92 गीगावाट के साथ, और ऊर्जा तेजी से आगे बढ़ रही है जो प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने के भारत के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभा रही है। तीसरा है कि देश में सबसे अधिक संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान में है। तो बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में है। जो है कि राजस्थान अपनी विशाल भूमि और प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित होकर 29.98 गीगावाट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ सूची में शीर्ष बना हुआ है। तो पहला गलत है, एक यहाँ से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इको मार्क नियम 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इको मार्क लेबलिंग प्रणाली खाद्य सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देती है। और दूसरा है, विनिर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से इको मार्क प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। एंड तीसरा, इको मार्क प्रमाणन प्रक्रिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12। तो इको मार्क लेबलिंग प्रणाली खाद्य सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देती है। पहला कथन गलत है, गलत। पहला ही कथन सही है। इको लेबलिंग प्रणाली खाद्य सौंदर्य का ये, तो देखेंगे हाल ही में ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको मार्क नियम 2024 को अधिसूचित किया था। वही इको मार्क लेबलिंग प्रणाली खाद्य, सौर प्रसाधन, साबुन और इलेक्ट्रॉनिक आदि श्रेणियों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादकों को बढ़ावा देना होता है, ठीक है? तो पहला कथन सही है। और दूसरा है कि विनिर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के
माध्यम से इको मार्क प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा, तो दूसरा कथन गलत है। देखिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया है कि विनिर्माताओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्या है ये, सीपीसीबी के माध्यम से इको मार्क के लिए आवेदन करना होगा, न कि बीआईएस के द्वारा। ठीक है। तीसरा है इको मार्क प्रमाणन प्रमाणन प्रक्रिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत। इको मार्क प्रमाणन प्रक्रिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती है। ठीक है। तो केवल एक ही कथन सही है, जो कि पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धारवाड़ शैल क्रम में सोना, तांबा और इल्मेनाइट पाए जाते हैं। दूसरा है गोंडवाना शैल क्रम भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी कोयले का स्रोत है। एंड तीसरा, कुडप्पा शैल क्रम भारत में पाए जाने वाले उच्चतम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का स्रोत है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? धारवाड़ शैल क्रम में सोना, तांबा और इल्मेनाइट पाए जाते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा है गोंडवाना शैल क्रम भारत में पाए जाने वाले लगभग सभी कोयले का स्रोत है। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कुडप्पा शैल क्रम भारत में पाए जाने वाले उच्चतम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का स्रोत है। तीसरा कथन गलत है। कुडप्पा क्रम की प्राथमिक शैलें बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, कार्टजाइट, स्लेट, निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, स्प्लेट्स, तांबा, निकल, कोबाल्ट आदि हैं। ठीक है। तो केवल दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें। 14 नंबर, सारस क्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। दूसरा है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तीसरा है आयुसीएन के इसे आयुसीएन के अनुसार इसे सुबेद यानी वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? बताइए। तो इसमें सारी की सारी बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन एमजेओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह असामान्य वर्षा का एक ग्रह स्तरीय विषुवत रेखीय संचरण प्रतिरूप है। एंड दूसरा, प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर जाने वाला एमजेओ भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो यह असामान्य वर्षा का एक ग्रह स्तरीय विषुवत रेखीय संचरण प्रतिरूप है। पहला कथन सही है। और दूसरा है कि प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर जाने वाला एमजेओ भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए प्रशांत महासागर के ऊपर इसका प्रभाव कमजोर होता है और कभी कभी यह एमजेओ के चरण और प्रबलता के आधार पर मानसूनी दशाओं को कमजोर कर सकता है। जब एमजेओ प्रशांत महासागर के ऊपर होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और इससे भारत में मानसून की सक्रियता कमजोर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन। हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से अधिक की गति से उड़ान भरने की क्षमता वाले उन्नत हथियार हैं। और दूसरा है कि ये मिसाइलें अपनी उड़ानों के दौरान एक निश्चित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती हैं। एंड तीसरा, वर्तमान में केवल यूएसए और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताएं हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? तो हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से अधिक की गति से उड़ान भरने की क्षमता वाले उन्नत हथियार हैं। पहला कथन तो सही है। दूसरा है ये मिसाइलें अपनी उड़ानों के दौरान एक निश्चित प्रक्षेप का पथ अनुसरण करती हैं। तो दूसरा कथन इसमें हो जाएगा गलत। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती हैं। इसके विपरीत हाइपरसोनिक मिसाइलें पूर्व निर्धारित धनुषाकार प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करती हैं। ठीक है।
तीसरा है कि वर्तमान में केवल यूएसए और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? तो हाल ही में देखेंगे भारत के डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो भारत के पास भी है, चीन के पास में भी है, रूस है, यूएसए है, इन सब के पास में है। तो तीसरा भी कथन गलत है, केवल एक ही कथन सही, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले लक्ष्य जेपलिन प्रयोग और यूक्लिड मिशन संबंधित है डार्क मैटर की खोज से, क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के अध्ययन से, चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के अध्ययन से, या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने से। तो यह किसके लिए है? ये डार्क मैटर की खोज से है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के यूक्लिड मिशन ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े 3D मानचित्र का पहला भाग जारी किया है। इस आश्चर्यजनक चित्र में 14 मिलियन आकाशगंगाओं और लाखों तारों की अत्यधिक विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अभी ब्रह्मांड बहुत रहस्यमय बना हुआ है, लेकिन खोज हमेशा जारी है। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। नित्य शैली, जनजाति, मूल देश। नित्य शैली में दिया हुआ है हाका, जनजाति में दिया है माओरी, और मूल देश दिया है न्यूजीलैंड। वही दिया है दूसरा वाला कि अदुमु, जनजाति है मसाई, और दक्षिण सुदान दिया है। ईगल डांस दिया है प्यूब्लो जनजाति, और अजरबैजान दिया हुआ है मूल देश। कितने कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, देखिए, ये जो ईगल डांस है, ईगल डांस, ये अजरबैजान दिया हुआ है, जो कि कहाँ का है? ये है आपका अमेरिकन अमेरिकन इंडियन वाले हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जो मसाई है, मसाई अदुमु मसाई जो है, मसाई केन्या में बोला जाता है। ठीक है, कन्या मूल देश इसका हो जाएगा। जनजाति जो है कहाँ पे रहती है? केन्या में रहती है। दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। और हाका जो है, हाका, ये माओरी न्यूजीलैंड का, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विवर्तनिकी रूप से सक्रिय भारतीय प्लेट के कारण भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं, विशेष रूप से भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। भूकंप के खतरों के प्रति बेहतर तैयारी और कुशल प्रबंधन के लिए भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यह शेष सही सुमेलित है? क्षेत्र और भूकंपीय क्षेत्र। गुवाहाटी 5, दिल्ली 4, गोवा 3। चलिए, कुट का प्रयोग करके आंसर बताइए। तो गुवाहाटी देखिए कौन से जोन में आता है? 5 में आता है, ठीक है। दिल्ली 4 में आता है, ठीक है। गोवा 3 में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, तीनों कथन सही है। 20 नंबर, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रायः निम्नलिखित में से किसके संबंध में सुर्खियों में रहा? प्लास्टिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी अपशिष्ट, ऑटोमोटिव बैटरी। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करिए। 1 और 2, 1 3 4, 2 3 4, या 1 2 3 4। प्लास्टिक अपशिष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी अपशिष्ट हो जाएगा, ऑटोमोटिव बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्षारीय मृदा के नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षारीय मृदा में जिंक, कार्बन कार्बन नहीं, कॉपर, बोरान और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों की कमी की समस्या होती है। एंड दूसरा, अत्यधिक क्षारीय मृदा के उपचार के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 21 नंबर, क्षारीय मृदा में जिंक, कॉपर, बोरान और मैग्नीज पोषक तत्वों की कमी की समस्या होती है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है,
अत्यधिक क्षारीय मृदा के उपचार के लिए एल्यूमीनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। एंड दूसरा, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील सुपीरियर इसके आकार और गहराई के कारण सभी झीलों में सर्वाधिक लवणता वाली है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 22 नंबर। ग्रेट लेक्स लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है। पहला कथन सही है। दूसरा है, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील सुपीरियर इसके आकार और गहराई के कारण सभी झीलों में सर्वाधिक लवणता वाली है। तो दूसरा कथन भी इसमें हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर झील जो है ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है, किंतु इसकी लवणता बहुत कम है। वास्तव में सभी बृहद झीलें ताजे जल की हैं। इन झीलों में लवणता का स्तर बहुत कम है, तो इनका मुख्य स्रोत वर्षा, नदियाँ और भौम जल है। ठीक है, तो केवल इसमें एक ही सही है, जो कि पहला वाला कथन है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए, 23 नंबर है, ग्रीन वॉशिंग और भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन वॉशिंग क्वेश्चन आ चुका है। पहला है, ये दिशा निर्देश ग्रीन वॉशिंग से संबंधित शब्दों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करते हैं। दूसरा है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों को डिजिटल माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की भौतिक जानकारी का स्पष्ट और सुलभ प्रकटीकरण करना आवश्यक है। एंड तीसरा है, ये दिशा निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए हैं। कौन सा सही है? एक और दो, ओनली टू, वन और थर्ड, या तीनों? चलिए, ये दिशा निर्देश ग्रीन वॉशिंग से संबंधित शब्दों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करते हैं। सही है। दूसरा है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनियों को डिजिटल माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की भौतिक जानकारी का स्पष्ट और सुलभ प्रकटीकरण करना आवश्यक है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ये दिशा निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया है। तो तीसरा कथन हो जाएगा गलत। देखिए, ये जो है, यह CCPA के ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा 1 और 2। तीसरा वाला कथन गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। सवाना बंदरगाह, सैंटोस बंदरगाह और डकार बंदरगाह। उपयुक्त बंदरगाहों में से कितने अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। सवाना, सैंटोस और डकार अटलांटिक महासागर पर बताया है। देखिए, सवाना बंदरगाह जो है ये USA का है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका को पूर्वी तट पर प्रत्यक्ष रूप से अटलांटिक महासागर से संलग्न होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से यह कंटेनर युक्त नौभार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तो है। सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में है। यह ब्राज़ील के साओ पाउलो राज्य में स्थित है। यह ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के मुहाने पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से काफ़ी चीनी, सोयाबीन जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। वही डकार बंदरगाह, तो डकार बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये है सेनेगल में है, सेनेगल में। ठीक है, सेनेगल में। तो देखेंगे, सेनेगल की राजधानी डकार है, और यह अफ्रीका की सबसे पश्चिमी बिंदु पर अटलांटिक महासागर के मुहाने पर स्थित है। यह पश्चिमी अफ्रीका में व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, तथा इस क्षेत्र के स्थल रुद्ध देशों के लिए माल का परिवहन करता है। ठीक है। अच्छा, और भी इसमें अटलांटिक महासागर का अन्य बंदरगाह भी जान लीजिए। जैसे USA में कौन कौन सा है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोर्ट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। मियामी बंदरगाह, फिलाडेल्फिया बंदरगाह, बाल्टीमोर बंदरगाह। वही कनाडा में देखेंगे तो हैलिफैक्स और मॉन्ट्रियल है। ब्राज़ील में पारानागुआ है और रियो डी जेनेरियो।
इतारजाई भी है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स है। उरुग्वे में मोंटेवीडियो बंदरगाह है। यूके में है आपका साउथहैम्पटन बंदरगाह। लिवरपूल है। नीदरलैंड में है रॉटरडैम बंदरगाह। बेल्जियम में एंटवर्प है। पुर्तगाल में लिस्बन है। मोरक्को में कैनसाबा बंदरगाह है। आइवरी कोस्ट में है आपका अबीदजान बंदरगाह और दक्षिण अफ्रीका में है केप टाउन बंदरगाह। तो कुछ ऐसे बंदरगाह भी थे। इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तीनों का तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विगत 25 वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्रवासी जनसंख्या में कई गुना वृद्धि के बावजूद प्रवासी बच्चों की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अप्रवासी देशों की परिवार संबंधी प्रवासन नीतियां अधिक अधिक प्रतिबंधात्मक हो गई है। कौन सा कथन सही है इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। 25 नंबर। तो विगत 25 वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्रवासी जनसंख्या में कई गुना वृद्धि के बावजूद प्रवासी बच्चों की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अप्रवासी देशों की परिवार संबंधी प्रवासन नीतियां अधिक प्रतिबंधात्मक हो गई हैं। तो इसमें दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर। हाल ही में डिजिटल अनुक्रम सूचना समझौता किस संदर्भ में सुर्खियों में था? WTO, EU, UNEP या क्वाड? तो यह है UNEP, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखेंगे तो हाल ही में हाल ही में इसमें देखेंगे कोलंबिया के कैली में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 के दौरान डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के रूप में जाना जाने वाला एक समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता उन तरीकों पर बात करता है जिनके द्वारा प्राकृतिक दुनिया से अनुक्रमित आनुवंशिक जानकारी के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा किया जा सकता है। और इस समझौते में कहा गया है कि जो कंपनियां आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल और कृषि क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल रहेंगी, उन्हें अपने लाभ का 1% या अपने राजस्व का 0.1% वित्त पोषण तंत्र, जैसी कैली फंड कहा जाता है, में योगदान करना है। तो ठीक है, कैली फंड भी जान लीजिए क्या हो गया। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था PCS में, कैली फंड। तो कैली फंड क्या होता है? जो भी कोई कंपनी होती है, उसके अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है, 1%, 0 पॉइंट कुछ प्रतिशत, वो दान करना होता है, डोनेशन करना होता है, उसको बोलते हैं कैली फंड। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। मृदा का प्रकार दिया हुआ है, मूल पदार्थ दिया हुआ है, विशेषताएं दिया गया है। काली कपास मृदा, बेसाल्ट, उच्च धारण क्षमता एवं मैग्नीशियम समृद्ध, ये विशेषताएं इसका दिया है। वही मृदा का प्रकार में लाल मृदा दिया हुआ है। यह है इसका मूल पदार्थ दिया है क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें, और विशेषताएं हैं चूना और कैल्शियम समृद्ध। और तीसरा है जलोढ़ मृदा, तो यह है नदीय निक्षेप, यह नाइट्रोजन एवं पोटेशियम समृद्ध है। उपयुक्त पंक्तियों में से कितनी में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? चलिए, काली या कपास मृदा, ये मूल पदार्थ, इसका मूल पदार्थ क्या है? यह है काली कप। देखिए, चाहे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी मृदा में ह्यूमस की कमी बताता है कि ह्यूमस से कमी है, तो सभी मृदाओं में ह्यूमस की कमी जरूर होती है। तो ये कथन भी हमेशा सत्य होता है। तो काली कपास मृदा रेगुर मिट्टी दक्कन के पठार में ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान बने बेसाल्ट लावा का प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो यह बेसाल्ट होता है, यह उच्च जल धारण क्षमता एवं मैग्नीशियम समृद्ध कपास है। पहला कथन सही है इसमें। ठीक है, दूसरा है लाल मृदा, कह रहा है क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानें, और ये चूना और कैल्शियम समृद्ध है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जो लाल मृदा है, यह लाल मृदा वास्तव में ग्रेनाइट और नीस जैसी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न होती है। ये विशेष रूप से तमिलनाडु और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और ये लाल मृदा में चूना कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ समृद्ध था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है जलोढ़ मृदा, ये नदी निक्षेप है और नाइट्रोजन एवं पोटेशियम समृद्ध बता रहा है।
तो तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए ये नाइट्रोजन और पोटास की इसमें कमी होती है। ठीक है, तो कितने कथन सही हुए? सिर्फ एक ही कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। चलिए 28 नंबर देखेंगे। सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूखे के संदर्भ में, सामान्य से कम वर्षा की अवधि के परिणाम स्वरूप आवश्यक रूप से सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। एंड दूसरा, जल विज्ञान संबंधी सूखा वह स्थिति है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता वर्षा द्वारा की जाने वाली आपूर्ति से कम हो जाती है। कितने कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 28 नंबर। सामान्य से कम वर्षा की अवधि के परिणाम स्वरूप आवश्यक रूप से सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जल विज्ञान संबंधी सूखा वह स्थिति है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में जल की उपलब्धता वर्षा द्वारा की जाने वाली आपूर्ति से कम हो जाती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्तियों के प्रकार और विवरण। आयताकार है, एक नदी के दोनों ओर विस्तृत। दूसरा है दिया है क्रॉस की आकार, तो यह है सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित। तीसरा है वृत्ताकार, यह है ये एक बिंदु को काटती सड़कों को चारों ओर क्रॉस संरचना में व्यवस्थित घर। एंड चौथा दोहरे ग्राम, ये ग्रिड जैसे पैटर्न में विकसित जिसमें सड़कें समकोण पर काटती हैं। चलिए बताइए, अच्छा कितने कथन सही इसमें से है देखना है। इसमें ऑप्शन कूट मिलाना है। चलिए मिलान करते हैं। आयताकार, यह है ग्रिड जैसे पैटर्न में विकसित जिसमें सड़कें समकोण पर काटती हैं। ठीक है, समकोण पर जैसे काटती हैं, तो ये हो जाएगा। क्रॉस के आकार क्या होता है? क्रॉस के आकार का तो ये होता है एक दूसरे को काटती सड़कों के चारों ओर क्रॉस संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। वही वृत्ताकार क्या होता है? तो ये होता है सुरक्षा के लिए केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित होना। और दोहरे ग्राम यह नदी के दोनों ओर विस्तृत होता है। तो कुल मिला के हो गया 4-3-2-1। 4-3-2-1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से किनका गठन अथवा प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय गंगा नदी नदी बेसिन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल आयोग, तटीय विनियमन क्षेत्र, पर्यावरण प्रभाव आकलन। कितने कथन सही हैं? 1-2-3-4, 1-3-4, 2-3 या 1 और 4? तो 1986 के तहत यह गठन किया गया है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल आयोग, तटीय विनियमन क्षेत्र, पर्यावरण प्रभाव आकलन। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, यूरोप में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खदान और देश। किरुना खदान नॉर्वे, कुन्नेक्स बेसिन रूस, लुबिन खदान स्वीडन। कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? देखिए किरुना किरुना खदान जो है, किरुना खदान, किरुना ये स्वीडन में अवस्थित है। ठीक है, कुजनेस बेसिन, कुजनेस बेसिन जो है रूस में सही है। लुबिन खदान फिर तो ये नॉर्वे में हो जाएगा। लुबिन खदान ये पोलैंड में अवस्थित है, पोलैंड में। ठीक है, नॉर्वे में भी नहीं है, पोलैंड में है, पोलैंड। तो सिर्फ दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 32 है, यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बाधित होता है तब भारत के लौह और इस्पात उद्योग को भारी नुकसान हो जा सकता है, क्योंकि भारत अपनी लौह अयस्क की अधिकांश मांग ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। कितने सही हैं? दोनों कथन सही सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए बताइए 32 नंबर।
कह रहा है यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बाधित होता है तब भारत के लौह और इस्पात उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा ये कह रहा है कि भारत अपनी लौह अयस्क की अधिकांश मांग ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। तो दूसरा कथन हो जाएगा गलत। भारत का लौह अयस्क का निवल निर्यातक है ऑस्ट्रेलिया से। इसका आयात भारत में लौह और इस्पात उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इसमें देखेंगे तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। चलिए अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। मृदा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पारगम्यता, रंग, ह्यूमस निर्माण और रासायनिक गुणधर्म। उपयुक्त मृदा विशेषताओं में से कितनी मुख्यतः अपनी मूलजनक शैल से प्रभावित या निर्धारित होती हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार? इसमें से ह्यूमस हटा दीजिए, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन सी लगा देंगे। ह्यूमस मैंने कई बार बताया था कि हर चीज़ में ह्यूमस की कमी होती है, हर मृदा में। तो देखिए इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, शॉर्ट में लिखकर 2024 लिख देना है, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 39 नंबर का टेस्ट था और इसके पहले 38 टेस्ट करा दिए गए। तो आप लोग जाकर उसको डेली रिविजन करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घटना चक्र पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।